तो सबसे पहले जब हम बहुपद को पढ़ते हैं तो बहुपद की परिभाषा को समझ लेते हैं। और बहुपद को जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको दो राशियों के बारे में समझना पड़ेगा। एक तो चर राशियों के बारे में और दूसरा आपको अचर राशियों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये दो राशियां कौन कौन सी होती हैं? वह राशियां जिनका मान बदलता रहता है उसे हम चर राशियां कहते हैं। इनका मान बदलता रहेगा उसे हम चर राशियां कहते हैं। और जिनका मान बिल्कुल फिक्स रहता है उसे हम अचर राशियां कहते हैं। चर राशियों को हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। ए बी सी से लेकर आपकी एक्स बाय जेड से डिनोट करेंगे। तो टोटल आपके अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण हैं, तो उसी से हम लेते हैं। अचर राशियों को क्या कहेंगे? इसमें हम फिक्स वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2 बोला, 3, 5, जिसमें भी आपको अंक दिख जाए वो सारे के सारे आपके फिक्स मान अचर राशियां कहलाती हैं। जिसमें भी आपको अंक दिख जाए, जैसे √2 यहाँ पे 2 अंक दिख रहा है तो अचर राशियां हैं। 5 आपकी अचर राशि है। 0.1 ये भी आपकी अचर राशि है। जहाँ पर भी आपको अंक दिखे वो आपकी अचर राशि होती है। अब जैसे हम पाई बोलें तो पाई भी आपकी अचर मान है, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 कुछ कुछ है। तो इस तरीके से हम ये आपकी अचर राशियों को परिभाषित कर सकते हैं और इस तरीके से हम चर राशियों को बताते हैं। अब आपने गणित में संक्रियाएं पढ़ी हैं। गणित में टोटल 4 संक्रियाएं हैं। मुख्यतः 4 संक्रियाएं हैं और इन संक्रियाओं को आप जानते भी हैं। प्लस, माइनस, गुणा और भाग। अगर हम चर और अचर राशियों के मध्य प्लस, माइनस, गुणा या फिर भाग चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा जब चर और अचर के बीच में प्लस, माइनस, गुणा या फिर भाग का चिन्ह को इंक्लूड करते हैं तो वो आपका एक्सप्रेशन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब बीजीय व्यंजक आगे चलकर बहुपद कहलाएगा। ये आगे चलकर बहुपद कहलाएगा और यही बहुपद आगे चलकर आपका समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण। तो बीजीय व्यंजक आगे चल के बहुपद कहलाएगा और यही बहुपद आगे चलकर समीकरण कहलाएगा। तो चर राशियां और अचर राशियों के बीच में प्लस, माइनस, गुणा और भाग चिन्ह अगर आता है तो वो बीजीय व्यंजक बनेगा। बीजीय व्यंजक आगे चलकर बहुपद कहलाएगा और यही बहुपद आगे चलकर समीकरण कहलाएगा। अब बीजीय व्यंजक के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमने 4 संक्रियाएं पढ़ी हैं, प्लस और माइनस, गुणा और भाग। इसमें जो 4 चिन्ह हैं उसमें से अगर मैं 2 चिन्ह ले लूँ, प्लस और माइनस, तो ये प्लस और माइनस क्या करते हैं इसको हम समझते हैं। ये पदों को अलग अलग करते हैं। ये पदों को अलग अलग करते हैं। कौन करेगा अलग? प्लस और माइनस पदों को अलग अलग करेगा। और जो गुणा और भाग है ये पदों को एक करते हैं। कहने का अर्थ क्या है इसे हम समझते हैं। जैसे 2x प्लस के 5 लिखा है तो मैंने आपसे पूछा कि ये बताइए इसमें कितने पद हैं, तो ये प्लस का साइन लगा हुआ है तो एक पद तो आपका ये कहलाएगा और दूसरा पद ये कहलाएगा, तो इसमें 2 पद हैं। इसी तरीके से 3x माइनस के 7 लिखता तो इसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है और 3x और 7 ये अलग अलग 2 पद कहलाएंगे। लेकिन अगर 3x बाय जेड लिखा है तो ये कितने पद हैं? इनके बीच में कोई सा चिन्ह नहीं होता तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है। तो इस तरीके से ये एक पद कहलाएगा। ये एक पद है और यहाँ पे 2 पद हैं, यहाँ पे भी 2 पद हैं। तो हम याद रखेंगे कि ये प्लस और माइनस पदों को अलग अलग करता है। अब साथ साथ में अगर हम आगे पढ़ें तो बीजीय व्यंजक आगे चलकर आपका बहुपद बनेगा
तो बीजीय व्यंजक के लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, बस इसमें इतना है कि चर और अचर राशियों के बीच में प्लस माइनस गुणा या भाग चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। यही बीजीय व्यंजक आपका आगे चलकर बहुपद कहलाएगा। और बहुपद के लिए यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे क्या कंडीशन है कि यहाँ पे चर की जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। यहाँ पे कौन सी संख्या बोल रहा है? पूर्ण संख्या होगी। किसकी घात? चर की घात। चर की घात पूर्ण संख्या होगी। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट 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 अनंत तक के जाते हैं। तो चर की घात हमेशा कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। बीजीय व्यंजक बहुपद तब कहलाएगा जब चर की घात पूर्ण संख्या होगी और पूर्ण संख्या के अलावा अगर 1/2, 1/3, ऋण का 1, ऋण के 5 या फिर ऋण की कोई भी संख्या आती है तो वो पूर्ण संख्या में नहीं गिनी जाएगी। और ये अगर किसी चर की घात होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। तो एक प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो हमें देखना है चर की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये बहुपद आगे चलकर समीकरण कहलाएगा। और समीकरण के लिए हमेशा तुलना करना बोलते हैं। तो जिसके बीच में हम तुलना करते हैं वो आपका समीकरण कहलाएगा। और तुलना करने के लिए हम बराबर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो किसी भी बहुपद में अगर मैं बराबर का प्रयोग करूँगा तो वो आपका बहुपद ना कहकर समीकरण कहलाएगा। बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों के बीच में प्लस माइनस गुणा भाग का प्रयोग करेंगे तो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात पूर्ण संख्या में होगी तो वो बहुपद कहलाएगा। और बहुपद में अगर हम तुलना करें किसी चीज़ का तो वहाँ पे हम बराबर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और अगर बराबर चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका समीकरण कहलाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो n घात वाला बहुपद पढ़ रहे हैं हम। n घात वाला बहुपद। अब हम n घात वाला बहुपद पढ़ेंगे तो हमने देखा है हमेशा घात किसकी देखी जाती है? चर की देखी जाती है। तो हम यहाँ पे एक चर लेंगे। तो चर मैं मान लेता हूँ x है। चर क्या लिया है मैंने? x लिया है। p मतलब पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। x मतलब x चर में है। पॉलिनोमियल है वो, x चर में है। तो ये हम n घात वाला लिख रहे हैं। तो अधिकतम घात कितनी होगी? n होगी। अधिकतम घात n। तो a n x की घात n। हम हमेशा किस में लिखते हैं? चर की घात देखते हैं। तो चर की घात मैंने क्या ली है? n प्लस a, इससे एक कम n माइनस के 1 x की घात n माइनस के 1 प्लस इससे एक कम a n माइनस के 2 x की घात n माइनस के 2। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे और एक समय पे यहाँ पे a2 x की घात 2 होगी प्लस a1 x की घात 1 प्लस a0 x की घात 0। इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हम देखना चाहें कि an माइनस के 1, an माइनस 2, a2, a1 और a0 यहाँ पे क्या है? तो ये क्रमशः an माइनस के 1, an माइनस के 2 यहाँ पे डॉट 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 a2, a1, a0 क्रमशः मतलब किस किस के हैं? xn, xn माइनस के 1, xn माइनस 2 डॉट 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 x2, x1 और x0 के वास्तविक गुणांक हैं। क्या है यहाँ पे? गुणांक हैं। ये इसके गुणा में हैं तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके गुणांक कहलाएंगे। साथ साथ में हमने पहले ही बोल दिया है
कि इसकी जो घात है अधिकतम n है और हमेशा जो घात होती है वो पूर्ण संख्या में होगी। तो पूर्ण संख्या से डिनोट कर रहे हैं हम घात को, तो n है वो पूर्ण संख्या से आ रहा है। ये आपका n घात वाला बहुपद कहलाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 कर दूं, n की वैल्यू 3 कर दूं, तो यहाँ पे n है वहाँ पे 3 आएगा, तो पी एक्स इक्वल टू आ जाएगा a3 x की घात कितनी होगी यहाँ पे 3 प्लस a2 x की घात होगी यहाँ पे 2 प्लस a1 x की घात होगी 1 प्लस a0 x की घात 0। ये आपकी घात कितनी है 3 है, इसलिए ये 3 घात वाला बहुपद कहलाएगा, जिसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। अब इसको मैं अलग अलग अल्फ़ाबेट से भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ax3 प्लस a2 को मैं b मान लेता हूँ b, x2 प्लस a1 को मैं यहाँ पे c मान लेता हूँ, तो cx प्लस के a0 को मैं यहाँ पे d मान लेता हूँ, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं d ले लेता हूँ। अगर n की वैल्यू 2 हो, मतलब उसकी घात कितनी हो? 2 हो, तो बहुपद क्या बनेगा? px इक्वल टू यहाँ पे a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0 आ जाएगा। इसको मैं अलग अलग तरीके से लिखूं तो a2 को मैं a मान लेता हूँ, x2 प्लस a1 को b मान लूँ, और x प्लस a0 को मैं c मान लेता हूँ। तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के c आपका इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर n की वैल्यू 1 हो और n की वैल्यू 1 है, तो अधिकतम घात इसकी 1 हो गई, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a1 x1 प्लस a0, और इसको मैं अलग उससे डिनोट करूँ तो a x प्लस a0 को मैं b कहूँ, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद कहलाएगा। इस तरीके से हमने देखा तो त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद के बारे में हम समझे। यहाँ पे मैं n घात वाला बहुपद भी समझ चुका हूँ, और इसी के जरिए मैं ये क्रमशः चीज़ों को समझ पाया हूँ। अब मैं यहाँ पे बहुपद को पुनः लिख रहा हूँ, तो बहुपद को मैं घात के अनुसार और पद के अनुसार विभक्त करूँगा। तो बहुपद को घात के अनुसार विभक्त करेंगे और दूसरा हम पद के अनुसार विभक्त करेंगे। तो जिसकी घात अधिकतम घात, यहाँ पे हम क्या वर्ड लेंगे? अधिकतम घात अगर 1 होती है तो हम उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी एक घात हो, किसी भी बहुपद की अधिकतम घात किसकी होगी? चर की होगी। चर की अधिकतम घात 1 होगी, तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा, और इसका जो मानक रूप है वो ax प्लस के b होगा, और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे चर वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होगा, और a कॉमा b आपके यहाँ पे अचर वास्तविक होंगे। अचर वास्तविक संख्याएं होंगी। अचर वास्तविक संख्याएं होंगी। अब इसी में आगे देखें तो अधिकतम घात मान लीजिए उसकी चर की 2 होगी, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद कहेंगे अगर चर की अधिकतम घात 2 होगी और इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के c, और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 हो गया तो अधिकतम घात ही अगर 0 हो जाएगी, तो ये आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेशन दे रहे हैं द्विघात बहुपद की, इसलिए हम लिख रहे हैं a बराबर नहीं होगा 0 के, और यहाँ पे a कॉमा b कॉमा c आपके अचर वास्तविक संख्याएं होंगी। अचर वास्तविक संख्याएं। अब आगे देखें तो एक आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा, जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी, और 3 होगी तो उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप है वो होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस के d, और a नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे,
और a, b, c, d आपकी अचर वास्तविक संख्याएं होंगी। तो हम ये चीज समझ चुके हैं कि अधिकतम घात 1, 2 और 3 हो, अगर 4 भी होगा तो हम उसे बहुपद कहने लगते हैं। अब पद की बात करें तो पद को अलग कौन करता है, एक तो प्लस करता है और दूसरा आपका माइनस करता है। जिसका एक पद हो, जिसमें एक पद हो तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। एक पदी बहुपद, जिसमें एक पद होगा तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। अगर जिसमें दो पद होंगे तो दो पदी बहुपद कहलाएगा, दो पदी बहुपद कहलाएगा। और जिसमें तीन पद होंगे तो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा घात के अनुसार और पद के अनुसार किस तरीके से बहुपद का विभाजन करते हैं। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे। हम बहुपद के प्रकार सीख चुके हैं, लेकिन बहुपद अभी हमने दो और छोड़ दिए हैं। वो कौन कौन से छोड़े हैं उनकी बात करते हैं। एक होता है आपका अचर बहुपद, और अचर बहुपद है तो इसकी जो घात होगी वो कितनी होगी, और ये अचर बहुपद में कौन कौन सी बहुपद आती हैं इनकी बात करते हैं। अचर बहुपद जिसमें घात शून्य हो, घात क्या हो, शून्य हो। किसकी हो, चर की हो। चर की घात शून्य होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे। अब अचर बहुपद के अंतर्गत सारे के सारे आपके अचर संख्याएं आती हैं। जैसे एक आपका अचर है और यहाँ पे चर तो है ही नहीं, तो चर नहीं है तो हम इसमें गुणा कर सकते हैं x की घात 0 का, और x की घात 0 का मतलब है कि आंसर आएगा 1, और 1 का गुणा 1 में करूँगा तो आंसर आएगा वापस 1। अब यहाँ पे हम समझेंगे किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो आंसर 1 निकल के आता है। x की घात 0 होगा तो आंसर 1 आएगा, 22 की घात 0 होगा तो 1 आएगा, 2 की घात 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। तो किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो आंसर 1 निकल के आएगा। इसलिए अचर बहुपद होगा उसमें चर होगा नहीं, तो हम चर कोई भी मान लेंगे, और चर को हम अपनी मर्जी से x, y, z, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो उसकी घात हमेशा क्या होगी, शून्य होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। प्रश्न यहाँ से भी बनता है, और दूसरा प्रश्न बनता है यहाँ पे, एक आता है शून्य बहुपद। इस शून्य बहुपद क्या होगा, इसमें हम जीरो को शामिल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीरो आएगी, उसी को हम शून्य बहुपद कहते हैं। अब शून्य बहुपद आएगा तो इसी हम अचर न कहकर इसे शून्य बहुपद कहते हैं। सिर्फ शून्य बहुपद में जीरो शामिल है, और अचर में 1 से लेकर अनंत तक प्लस की भी और माइनस की भी संख्याएं शामिल हैं अचर बहुपद में। लेकिन शून्य बहुपद में सिर्फ शून्य है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और जब इसकी हम घात की बात करते हैं तो इसकी घात है अपरिभाषित। अब अपरिभाषित क्यों है उसे भी समझ लेते हैं। जब हम जीरो में किसी भी चर को गुणा करें, जैसे x का गुणा किया और x की घात अगर यहाँ पे 0 लिखूंगा तो आंसर 0 आएगा। 0 गुणा x की घात 25 करूँ तो भी आंसर 0 आएगा। 0 गुणा x की घात अगर 2 करूँ तो भी आंसर 0 आएगा। और यहाँ पे देखिए 0 भी आंसर आ रहा है, 25 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो यहाँ पे चर की घात हम डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या लें, इसलिए शून्य बहुपद में इसकी जो घात है वो अपरिभाषित कहलाएगी, और शून्य बहुपद में सिर्फ शून्य शामिल है, इसके अलावा कोई भी इसमें शामिल नहीं है। और अचर बहुपद में ऋण के, धन के, सारी की सारी अचर शामिल हैं, लेकिन शून्य को छोड़कर। शून्य बहुपद को अलग से एक बहुपद कहते हैं जिसे शून्य बहुपद कहते हैं। इसकी घात अपरिभाषित है, और अचर में घात हमेशा क्या रहती है, शून्य रहती है। अचर बहुपद की घात शून्य और शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित।